बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होते ही हमारी हुकूमत को जैसे एक ख़त पकड़ा दिया गया और हुकूमत ने भी गोया डाकिये का किरदार अदा करते हुए वो ख़त सीधा अवाम के हाथ में थमा दिया। 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे के साथ ये ऐलान कर दिया गया कि आलमी मंडी महंगी हो गई, इसलिए बोझ भी अवाम ही उठाएंगे। मगर सवाल यह है कि क्या हुकूमत का काम सिर्फ आलमी मंडी की खबर सुनाना है या आवाम को इसके असरात से बचाने के लिए कोई हिकमत अमली भी होनी चाहिए। यहाँ बात आकर मजीद उलझ जाती है। अभी तक वो महंगा तेल पाकिस्तान आया ही नहीं जिसकी बुनियाद पर कीमतों में इजाफा किया गया है। जिस पेट्रोल की कीमत इस वक्त अवाम अदा कर रहे हैं वो दरअसल उस वक्त खरीदा गया था जब आलमी मंडी में तेल तकरीबन $60 फी बैरल के करीब था। अब जब आलमी सतह पर कीमतों में कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इसी रफ्तार से कमी का ऐलान भी करेगी या फिर इजाफा फौरी और कमी हमेशा ताखीर का शिकार ही रहती है। अगर आने वाले दिनों में आलमी मंडी में तेल मजीद सस्ता हो जाता है तो फिर ये 55 रुपये कहाँ जाएंगे? क्या ये रिलीफ आवाम तक पहुंचेगा या किसी और मद में मुंतकिल हो जाएगा? माजी का तजुर्बा यही बताता है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो जवाज़ आलमी मंडी बनती है, मगर जब कीमतें कम होती हैं तो हुकूमत के पास दूसरी तरजीहात सामने आ जाती हैं। इसकी एक मिसाल गुज़श्ता साल भी सामने आई थी। 15 अप्रैल 2025 को वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म के अल्फाज कुछ यूँ थे कि बलूचिस्तान के इलाकों कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन को जोड़ने वाली सड़क को 2 रोया किया जाएगा जो खूनी सड़क के नाम से जानी जाती है। मंसूबे पर तकरीबन 300 अरब रुपए खर्च होंगे और इसे आइंदा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से कराची तक मोटरवेज मुकम्मल हो चुकी हैं। अब वक्त है कि बलूचिस्तान को भी जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया जाए, मगर वक्त गुजर गया और बदहाल बलूचिस्तान में आज तक वो सड़क नजर नहीं आई जिसका वादा किया गया था। सालाना सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में बलूचिस्तान की शाहराह, जो कि खूनी सड़क के नाम से जानी जाती है, उस पर तकरीबन 24,482 हादसात रिपोर्ट हुए। इन हादसात में 415 अफराद जाँ बहक और 30,000 से ज्यादा जख्मी हुए। जबकि पेट्रोल के पैसे किस जगह लगे किसी को ताहाल पता नहीं। यूं सवाल एक बार फिर वही खड़ा है कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो बोझ फौरन अवाम पर डाल दिया जाता है, मगर जब रिलीफ का मौका आता है तो वो कहीं ना कहीं हुकूमती फैसलों की फाइलों में गुम हो जाता है। इसी पस मंजर में महंगाई, हुकूमती मुआशी पॉलिसी और सियासी बयानिए एक दूसरे में गुंदते जा रहे हैं। हुकूमत इसे नागुज़ीर मुआशी फैसला करार देती है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होने के बावजूद अवामी दबाव की बात करती है, जबकि तहरीक इंसाफ इसी मसले को हुकूमत के खिलाफ सियासी बयानियां बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में असल सवाल यही है कि क्या ये सब वाकई मुआशी मजबूरी है या फिर सियासत और मईशत के दरमियान वही पुराना खेल जारी है जिसमें हर फैसला आखिरकार अवाम की जेब तक पहुंचकर खत्म होता है। इस सारे मंजरनामे में तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? इसी सब पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे सैयद कुमैल हैदर साहब। सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब, आपकी जानिब आऊँगा। गवर्नमेंट का फैसला बिलाशुबा एक मुश्किल फैसला है, बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात के तनाजुर में है, कीमतें बढ़ाई गई, लेकिन सवाल वही है कि जो तेल इस वक्त अवाम को महंगा मिल रहा है वो तो हुकूमत ने उसी रेट पर ख़रीदा था जो कि इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले का था। तो एक तनकीद हो रही है और इवन जो अपोजिशन है अब वो ये बात कर रही है कि ये तो हुकूमत ने बिला वजह कीमतें बढ़ाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो फिर जो लोग तनकीद करते हैं या बात करते हैं, ज़ाहिर है वो अपना हक महफूज रखते हैं, लेकिन ये कोई सूरत हाल सिर्फ अकेले पाकिस्तान के लिए तो नहीं। इस वक्त आप देख लें कि पूरी दुनिया जो है वो किस तनाजुर में फैसले कर रही है, और ख़ास तौर पर जो हमारा खित्ता है बिलखसूस ईरान जैसा पड़ोसी मुल्क, फिर आप देख लें मिडल ईस्ट, फिर जहाँ से तेल आता है, फिर जहाँ से उसकी पूरी चेन इधर पाकिस्तान तक पहुँचती है। ना सिर्फ तेल की कीमतों के ऊपर इक़दाम उठाया गया बल्कि दीगर रिफॉर्म्स का भी बड़े पैमाने पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया, और उसमें जो कुछ उन्होंने कल किया, जितने दिन की ऑफिस बंद किए, जिस तरह से तेल का इस्तेमाल जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, और ना सिर्फ मैं बल्कि उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस लिहाज से कि उन्होंने ऊपर से शुरू किया, काबीना से शुरू किया,
ग्रेड 20 के ऑफिसर से ऊपर से शुरू किया, और अरकान असम्बली से शुरू किया, सेंटर से शुरू किया। तो मैं समझता हूँ कि दीगर भी जो उन्होंने इक़दामात उठाए हैं, हफ्ते में 4 दिन काम करने वाले और दीगर, चूँकि जंगी हालात हैं ना सिर्फ एक मुल्क में बल्कि पूरे खित्ते के अंदर। और तेल की आपने कीमतों को कहा कि वो पाइपलाइन में, देखें इस चीज़ की असेसमेंट करना कि पेट्रोल पंप्स के पास कितना पड़ा है, वो एक आप एक हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, कोई बहुत उसका कोई एक ये तो मैय्यत नहीं ले सकते कि कोई पेट्रोल पंप होगा उस पर थोड़ा स्टॉक होगा, किसी के पास थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो चलता है। लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि जब कीमतें इंशाअल्लाह ताला कम होंगी, तो फौरी तौर पर ये तो एक ज़ाहिर है एक ख़ास सूरत हाल में फ़ैसला किया गया है। ये और पेट्रोलियम की कीमतें तो पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, लेकिन जैसे ही वो कम होंगी तो हमने ये थोड़ा अंदाज़ा करना है कि अब इतना जनाब महँगा खरीदा हुआ तेल पड़ा है। आपको याद है जब कीमतें कम होती हैं तो पेट्रोल पंप्स के अंदर स्टॉक पड़ा होता है कि नहीं पड़ा होता? लेकिन गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कीमत कम हुई तो फिर उनको सस्ता देना पड़ता है। वो ये तो नहीं कहते कि हम अपना स्टॉक खत्म करके देंगे। तो ये लॉजिक नहीं बनता, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चीज़ बड़ी क्लियर है, और प्राइम मिनिस्टर साहब के कॉन्सेप्ट जिस तरह से कि वो पाकिस्तान को लेके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए शबाना रोज़ कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बैनुल अक़वामी लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जिस तरह से इस जंग के अंदर जितने पाकिस्तान पर दबाव हैं और जितनी माशाअल्लाह एक दानिशमंदाना तरीके के सही। साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चल रही है, वो किसी ढकी छुपी हुई नहीं है। और अल्लाह करे कि हम मतलब है कि इन सारे मामलात ही बड़े सेंसिटिव मामलात हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला तवक्को करते हैं कि हम सुरखरू होकर निकलेंगे इनमें। जिस तरह से कि पहले आपने देखा कि जी। जिस वक्त भारत ने हम पर जंग मुसल्लत की तो हमने उनका किस तरह जवाब दिया। अफगानिस्तान के अंदर किस तरह से रोज हमारी जो मतलब है कि हमारी अफवाज हैं और उनके जवान और ऑफिसर्स और बड़े बड़े जो हमारे मतलब है कि एक बड़ी तवील लिस्ट है पुलिस की और दीगर इदारों की और पब्लिक की भी, जो कि बॉर्डर के करीब और उस जंग के और उस दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। रोज शहादतें जी। हमारे अमन के लिए, हमारे जवान रोज शहादतें पेश कर रहे हैं। और जिस तरह से फिर अफगानिस्तान के अंदर फिर हमने हमारी अफवाज ने किरदार अदा किया है। और तो मैं समझता हूँ कि हम भी किसी एक महाज के ऊपर नहीं, इस वक्त मुआशी महाज के ऊपर, जंगी महाज के ऊपर, हर महाज के ऊपर जो हुकूमत और पाकिस्तान के फौज और बिलखसूस जो हमारे सिपा सलार हैं आसिम मुनीर साहब, जिस तरह से वो माशाल्लाह उनकी जो शख्सियत पूरी खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए जिस तरह से मैं समझता हूँ कि सामने आई है, और वो अपना किरदार ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए खास किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें तो काबिल तारीफ है, बाकी मदद अल्लाह की दाद ने करनी होती है। बिल्कुल जी। और पॉइंट आ गया अली गौर हमारे बलोच लोगों साहब। को एक आदत भी है, मैं जी। एक ये भी गुजारिश करूंगा। एक तो होता है कोई सहाफी, कोई एनालिस्ट तबसरा करता है, एक वो लोग होते हैं जिनको ये सिर्फ ये प्रॉब्लम होता है कि रियासत इन गंभीर हालात में आगे की तरफ क्यों बढ़ रही है, या फलां क़यादत के ज़ेरे असर आगे की तरफ क्यों बढ़ रही है। तो वो मतलब है कि उस लिहाज से फिर वो ये चीजें करते हैं और बिला वजह की तनकीद करते हैं। उनको पाकिस्तान की रियासत का और हुकूमत का साथ देना चाहिए और ऐसी चीजों से इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सैयद कुमैल हैदर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। आप किस तरह से देख रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है ये जो एक ऑब्वियसली क्राइसिस तो है और पाकिस्तान सिर्फ अकेला इससे नबरदाजमा नहीं हो रहा, लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है और जो फ्यूल प्राइसेस हैं, क्योंकि वही इस वक्त डिबेट में है, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें जी, बिल्कुल पाकिस्तान और हमारे जितने सराउंडिंग्स हैं, और आप गल्फ स्ट्रीट का भी देख रहे हैं कि कितना बड़ा माहौल किस तरह है। हमें इस बात पे कोई नहीं शक कि ये इश्यूज हैं और गवर्नमेंट्स को ऐसे इश्यूज आते हैं फेस करने के लिए, और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपना काम कर रही है। अपने इस पूरे हीट माहौल पे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बड़ी कोशिश है कि मसला हल किया जाए, क्योंकि एट द सेम टाइम हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ भी सेम है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसका जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान को ज़्यादा होगा अगर ये ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन एक छोटा सा एज
स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ, और आप भी सारे यही समझते होंगे कि ये जो एक रात में इतना बड़ा ऑयल बढ़ा है, तो गवर्नमेंट का इस बात पे स्टैंड लेना बनता था कि जो रिजर्व ऑयल हमारे पास ऑलरेडी है उसको उसी कीमतों में दिया जाता। जी। और ऑब्वियसली जब पैसे बढ़े हैं पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड, तो वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद हमारे पास भी बढ़ता और उसको बढ़ाया जाता, बिल्कुल बढ़ाया जाता, क्योंकि जिस मार्केट से हम तेल ले रहे हैं तो हमें उसी मार्केट में उसी प्राइस से बेचना है। लेकिन जो हमारे पास रिजर्व था, ये थोड़ा सा लोगों के लिए प्रॉब्लम हुआ, जिसपे हमने, हमारी पार्टी ने, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने, इवन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी, उनके भी वोटर सपोर्टर्स को ये शिकायत आई होगी या उन्होंने फील किया होगा कि जो रिजर्व्स पड़े हुए थे, ये आधे घंटे में वो इतने प्राइस कैसे बढ़ाए गए। या जैसे अनाउंस हुआ कि आलमी मंडी में ये तेल की, ऑयल की प्राइस है, तो सारे पेट्रोल पंप्स पे आधे घंटे के बाद द प्राइस बिकम सो हाई दैट पीपल या इवन कांट अफोर्ड, और वो लाइनें लग गई और एक क्योस पैदा किया गया कि ये तेल खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा बनता है। बाकी जाहिर सी बात है, मुल्क की हालात और हमारे सराउंडिंग के हालात आप सबके हमारे सामने है। गवर्नमेंट उस पे काम कर रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या उनकी पूरी टीम, या जैसे कि अली गौर साहब ने कहा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब, हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि इस हीट को कम किया जाए, इसको बेहतर किया जाए, और पाकिस्तान में इसका, पाकिस्तान का बड़ा रोल होगा इसमें इंशाअल्लाह, अगर ये गल्फ में बिल्कुल। जंग खत्म की जाए और इसको बेहतर किया जाए। बाकी इस पे थोड़ा सा ये था कि इसको जो रिजर्व था हमारा, जी। हमें गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है उसको पहले यूज करवाया जाता, पब्लिक को, पाकिस्तान के लोगों को मेंटली प्रिपेयर किया जाता कि ये बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, और उस पे एप्रिसिएशन ही आती है हर जगह से। दैट्स एग्जैक्टली। व्हाई ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम। अली गौर बलोच साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से अभी कुमैल साहब भी ये कह रहे थे कि ऑब्वियसली अब देखें, ये जो 55 रुपये बढ़े हैं, हो सकता है कि इन द फ्यूचर ये पैसा जो है अब इसे कहीं तो स्पेंड करना है, और इसका क्या अवाम तक ये ट्रांसलेट होगा अगर कल को ये तनाज़ा हल हो जाता है और ऑब्वियसली रिजर्व्स जो हमारे पास थे हमने उन्हीं की कीमत बढ़ा दी। अब एक इसी में मिसाल ये आ रही है सामने कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इससे पहले अपनी कैबिनेट से खिताब में ये बात की थी, मैंने इब्तदाइये में भी इसका जिक्र किया आपने कुछ अरसा कबल, कि हम जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कम तो हो रही हैं, लेकिन अभी हम उसे आवाम तक नहीं वो पहुंचाएंगे रिलीफ, लेकिन बलूचिस्तान की एक सड़क बनाएंगे जो कि खूनी सड़क है, लेकिन 2025 के आदादो शुमार भी यही है, वो सड़क जो है वो ना बन रही है, ना उस पर काम शुरू हो रहा है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं होता कि एक दफ़ा तो आवाम को कह दिया जाता है कि रिलीफ दे दिया जाएगा, लेकिन कल को वो चीज़ें जो हैं वो आवाम तक ट्रांसलेट ही नहीं होता रिलीफ? नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं है। जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो एक ख़ास सूरत-ए-हाल के अंदर बढ़ी हैं, और जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि जब आप देखते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम भी की जाती हैं, तो उस वक़्त भी ये नहीं देखा जाता कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। लोगों ने महँगा पेट्रोल, ज़ाहिर है डीलर्स के पास आया होता है, फिर आगे तक आया होता है। लेकिन पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में जब कम होती हैं, तो फिर वो कम कर दी जाती हैं। राइट। तो ज़ाहिर है कि इसका फ़ायदा और नुकसान तो डीलर्स तक होता है। कि कोई अगर पेट्रोल पहले पड़ा हुआ है उनके पास, वो किसी कोई एक या दो जगह पे तो नहीं है ना, वो तो पूरे पाकिस्तान में आप अंदाजा करेंगे कितने पेट्रोल पंप्स हैं, कितनी कंपनीज हैं ऑब्वियसली, और वो 24 आवर चल रहा होता है सारा सिलसिला। तो बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वो इस तरह नहीं, और जिस तरह से कीमतें कम होगी उस वक्त भी तो स्टॉक पड़ा होगा ना, जिन्होंने महंगा खरीदा होगा और वो सस्ता फिर बेचेंगे। तो मैं समझता हूँ, और ये हर बार होता है, ज़ाहिर है फ्लक्चुएशन चलती है आलमी मंडी में, कभी कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी कम होती हैं, लेकिन इन जंगी हालात में बड़ी गंभीर सूरत-ए-हाल है। और वैसे भी दुआ गो हैं कि अल्लाह करे अमन हो, हम अपने मुल्क में अमन के लिए ख्वाह हैं, हम दीगर अपने ब्रदर तमाम ममालिक के लिए जो है वो अमन के ख्वाह हैं, और इसी पर हमारी जो खारजा पॉलिसी है और गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी बेस कर रही है। और उसमें मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब और सिपह सालार जो हैं वो आसिम मुनीर साहब, वो इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जंगी हालात में, ख़ास तौर पर मईशत की बेहतरी के लिए, ख़ास तौर पर अपनी खारजा पॉलिसी के लिए। आप देख लें कि मिडल ईस्ट और सऊदीया और उन तमाम ममालिक के साथ भी हमने इज़हार यकजहती की है। ईरान के ऊपर भी हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल हमारे क्लियर है, और हमने कहा है कि अगर ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला होगा तो वो नहीं होना चाहिए, वो भी गलत है। और इसके साथ साथ
अमेरिका के साथ और दीगर ममालिक के साथ भी हमारी जो लीडरशिप है उसका राब्ता, और हम लग रहा है कि इंशाअल्लाह ताला, ये अल्लाह ना करे कि ये जंगी हालात आगे की तरफ बढ़े, और अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो इसके फ़ौरन बगैर किसी टाइम को ज़ाया किए फौरी तौर पर कीमतें नीचे लाई जाएंगी, जैसे ही आलमी मंडी में नीचे आएंगी। आज कुछ इशारे मिले भी हैं, आपने जी भी मीडिया में देखा होगा, कि बिल्कुल। जिससे लग रहा है कि शायद तेल की कीमतें कुछ ना कुछ नीचे आए। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह ये थोड़ी बहुत भी नीचे आएंगी तो पीएम साथ 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 रिलीफ देंगे पाकिस्तान के वहाँ। ठीक हो गया। वी कैन होप फॉर द बेस्ट। और जाहिर बात है ये कॉन्फ्लिक्ट इतना फैलना नहीं चाहिए। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सैयद कुमैल हैदर साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त देखें, जो अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि इकनॉमिक प्रेशर भी है और ये कुछ चीज़ें बाय चॉइस नहीं होती, वो पूरी दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान भी उसकी हीट फेस कर रहा है इसी तरह से। लेकिन पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं। इंडिया का बॉर्डर हमारा गर्म है। अफगानिस्तान में ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अभी भी बेहतरीन अंदाज से जारी हो सारी है, क्योंकि वहाँ से जो टेररिज्म आ रही है पाकिस्तान उसे ख़त्म करना है। फिर अब पाकिस्तान का एक और बॉर्डर ईरान के साथ है और वो भी अब वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो एट स्टेक है। इस सब के अंदर मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस हो। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या काफ़ी इक़दामात कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिया जाए एटलीस्ट इन मामलात में? पहले मैं कुमैल साहब आपका इनपुट लूँगा, फिर अली गौर बलोच साहब से भी इस पर इनपुट लेते हैं। जी, मैं समझता हूँ बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बहुत सारे अच्छे इकदामात किए हैं तहरीक इंसाफ को मैनेज करने के लिए, और तहरीक इंसाफ से बहरहाल बातें करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है। उनको एक पॉलिटिकल डायलॉग के लिए बार बार बुलाया गया है। अनफॉर्चुनेटली उनके लीडरशिप की कमी की वजह से, या कोई प्रॉपर पॉलिटिकल ऐसा बंदा नहीं है जो कोई फैसले कर सके, या गलत उनको इक़दामात उठाने के लिए कुछ उनके ऐसे अनासिर हैं जो करते हैं, तो उसमें पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रहा है। हम आप देखें, न बल्कि सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने या फेडरल गवर्नमेंट ने, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सब ने कोशिश की है कि इनको किसी प्लेटफॉर्म पे बिठाया जाए, बात की जाए। ये एक पॉलिटिकली मैं बात को कहूंगा कि जो सब ने कोशिश की है। जिस बात पे इख्तलाफ है वो इस बात पे है कि जो कि एक नॉर्मल कैदी के साथ सुलूक होना चाहिए या एक पॉलिटिकल प्रिजनर के साथ सुलूक होना चाहिए, वो उससे उसमें थोड़ी ज्यादा सख्ती आ गई है। उनकी फैमिली से ना मिलने देना या कोई ऐसी चीज करना, उनको उनके वकला के साथ ना मिलने देना, उस पे हमारा स्टांस ये है कि इसको कम किया जाए। और जरूर जो जो केसेस उनके ऊपर हैं वो उनको फेस करने चाहिए, उनका भरपूर नमूने से ट्रायल होना चाहिए। लेकिन ये जो कुछ एक्स्ट्रा सख्तियां हैं बानी तहरीक इंसाफ पे कि उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा या उनके वकला से नहीं मिलने दिया जा रहा, इस पे किया जाए। ये सियासी निज़ाम में ये सख्तियां हमारे ऊपर भी आई, हमने भी इसको बड़ा फेस किया। ये मुस्लिम लीग नवाज पे भी आई, उन्होंने भी बहुत ज्यादा फेस किया। तो ये जो पॉलिटिकल एक पूरा सिस्टम है, इसको अब मिच्योरली और मिच्योरिटी के साथ हमें खत्म करना चाहिए कि ये चीजें ना हो, क्योंकि ये फिर चलती रहेंगी। एग्जैक्टली। सेम वाइज तहरीक इंसाफ को भी ये सोचना चाहिए कि जब ऐसे आप अनासर करेंगे, आपकी लीडरशिप की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे कि फलां चीज पे हमला कर दें, पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉब्लम में चल रहा है, हमारे हमारे सरहदों पे जंगे, हम इंटरनेशनल मीडिया पे किस तरह पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, हम पड़ोसी जो हमारा एक बड़ा दुश्मन मुल्क है उसमें किस तरह पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, और उसी में एक जो पॉपुलर लीडर है जो कि
क्रिकेट की वजह से, दूसरे अनासर की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल है, और वो ऐसी स्टेटमेंट दे दे जो मुल्क के खिलाफ हो, तो फिर जो इदारे हैं उनको फिर ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं और फिर वो क्राइसिस क्रिएट किया जाता है। तो इट शुड बी द बैलेंस पार फ्रॉम द बोथ साइड, एंड आई एम 100% एग्री कि मुस्लिम लीग नवाज इस पे, फेडरल गवर्नमेंट इस पे बार बार प्लेटफॉर्म दे रही है, जो अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन नहीं उठा पा रही। ठीक जी। है, आपका पॉइंट आ गया। अली गौहर बलोच साहब, वज़ीर आज़म ने भी एक इजलास बुलाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम उसमें शिरकत नहीं करते, और उन्होंने अपनी शिरकत को इमरान खान साहब से मुलाकात जो है उससे मशरूत कर दिया। अब उनका ये मुतालबा ठीक है या गलत है, लेकिन बात कहा यह जा रहा है कि सिर्फ एक मुलाकात की है, और जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स की बात होती है तो जो प्रेशर है, जो बर्डन है, वो तो गवर्नमेंट पे होता है। यूजुअली डेमोक्रेसीज़ में ऐसा होता है कि बड़ेपन का मुजाहरा हुकूमत कर देती है, वो कहती है ठीक है जी, हम आपकी ये मान रहे हैं, इसी बहाने अगर सब एक मेज़ पे बैठते हैं तो हम बिठा देते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर एक मुलाकात में इतना क्या मसला है कि इतने क्राइसिस की सूरत हाल में अगर कंसेंसस बिल्ड करने का पहला स्टेप उस मुलाकात से होकर गुजरता है। अब उनका ये मुतालबा जायज़ है या नाजायज़ है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन गवर्नमेंट आखिर क्यों रिलक्टेंट क्यों है गवर्नमेंट? देखिए, गवर्नमेंट जो है वो रिलक्टेंट बिल्कुल नहीं है, और उसमें ये नहीं है, आपने देखा कि जो पहले मुलाकातें होती रही हैं उसमें उनके रिलेटिव, रिश्तेदार, वकला, इवन उनकी पार्टी के कारकुनान और दीगर लोग, वो सारे उनसे मुलाकातें करते रहे, और उस सिलसिला में उन्होंने जो है वो एक सियासी ड्राइंग रूम बनाए रखा जेल को, और जिस तरह से वो सहूलियात लेकर, एक मैं समझता हूँ कि वो ये कहना भी बिल्कुल बजाय कि वो एक 5 स्टार होटल की सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं जेल के अंदर बैठकर। तो वो ये कोई सिर्फ बातों की हद तक चीजें नहीं है, या कोई मुखालफत बराए मुखालफत में नहीं बता रहा हूँ, ये वो फैक्ट है। देखिए, सूरत हाल ये है कि जब कोई बंदा सजा याफ्ता हो जाता है तो फिर उसका जेल के अंदर स्टेटस एक मुजरिम का होता है, मुलजिम का नहीं रहता। राइट। और जो मुजरिम है वो अपनी सियासी दुकानदारी वहां पर नहीं चमका सकता। ये वही पार्टी है ना जिन्होंने 9 मई के वाकयात किए हैं, ये वही पार्टी है जो कई दफा KPK के सरकारी वसाइल लेकर वफाक के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। तो अब इन्होंने जेल के अंदर बैठकर रियासत के खिलाफ ट्वीट्स करवाना और लोगों को हदायत देना कि मुल्क के अंदर इंतशार फैले। कोई भी जेल मैनुअल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि एक मुजरिम जेल के अंदर बैठे और प्लानिंग तैयार करके हदायत दे जिन लोगों ने इंतशार फैलाना। 9 मई के वाकयात क्या थे? उससे बड़ा कौन सा वाकया हो सकता है जिस तरह से कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की तनसीबात और अहम फौजी तनसीबात के ऊपर इन्होंने हमले करवाए। गुलेल वाली वो के ज़रिए इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर हमले करवाए, गुलेलों से लेकर और कील वाली लाठियां लेकर नौजवानों को पकड़ा कर। आज के नौजवान के हाथ में जो हमारी हुकूमत की तरजीह है, आज उसके हाथ में स्कॉलरशिप पकड़ाई जा रही, आज उसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाए जा रहे हैं। इन लोगों ने तो कील वाली लाठियां और गालिम गलूज खुद अपने बच्चों को बाहर बिठाया है, और वो एक दिन आने के रवादार नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और खुद आप मुल्क के अंदर दूसरे के लोगों के बच्चों कहते हैं दहशतगर्दी के मुकदमात भी फिर कल को इनके ऊपर कायम हो। तो मैं समझता हूँ कि एक मुजरिम को, आपको याद होगा कि लास्ट मुलाकात इनकी एक बैन की हुई थी और इस जी। कमिटमेंट पर हुई थी कि आप रियासत मुखालिफ बयानियां बाहर आकर नहीं बनाएंगे, लेकिन वैसा ही हुआ। या मुलाकात करके आई उन्होंने, थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह पर पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बयान देने शुरू किए। तो मैं समझता हूँ इन लोगों को तो वैसे ही, ऐसे लोगों को जो है वो कैसे इजाजत दे दें कि वो बनी PTI, कोई कोई इस चीज की तसल्ली भी नहीं दे सकता, आप कोई गारंटी भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपने वतीरे से बाज नहीं आते। उन्होंने देखें, एक तरफ इंडिया का भारतीय मीडिया की हाँ मिलाती हुई कौन सी पार्टी नजर आती है आपको? PTI। फिर कोई भी मसला भाग के इंडिया के चैनल के ऊपर इनकी बहनें बानी PTI के इंटरव्यू की तरफ भागी थी, उधर से भी खैर वो एक्सपोज हो गई और वो मतलब है कि वो नहीं। लेकिन बात करने का मकसद ये कि पाकिस्तान के मुखालिफ कोई भी बात करने में बाई अल्लाह अपने जिस तरह से कि ये टूल के तौर के ऊपर इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को पाकिस्तान में जब इन्होंने इंतशार फैलाना होता है। लेकिन हुकूमत का काम है कि उसने अमन अमान भी कायम रखना है, उसने जेल के अंदर बैठे हुए लोगों का भी ख्याल रखना है, जो जेल के बाहर बैठे हैं उनका भी ख्याल रखना है।
तो मैं समझता हूँ कि वो बानी पीटीआई को खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर वो अपनी इन चीज़ों को दोबारा से वो मतलब करना चाहते हैं, तो फिर अगर उनका रवैये में कोई तब्दीली आई तो फिर जरूर मेरा ख्याल मुलाकातें भी खुल जाएंगी, लेकिन इस तरह धौंस से तो नहीं खुलेंगी। लेकिन वही बात है कि पहला स्टेप तो किसी को लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ही अगर मुलाकात करवा दे तो क्या पता रवैये में या फिर बयानिए में कोई नरमी आ जाए। नहीं, देखिए गवर्नमेंट ही मुलाकात करवाएगी, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करें और फिर ये सोचें कि आपकी ब्लैकमेलिंग के में आकर हम मुलाकातों का सिलसिला शुरू करें। ठीक है। इस वक्त भी जाहिर है कि जो चीफ मिनिस्टर साहबा हैं, रोज उनका कोई नया इनिशिएटिव होता है पंजाब के अवाम के लिए, और रोज एक नया इनिशिएटिव होता है पाकिस्तान के लिए कई होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ले रहे हैं और दीगर हमारी लीडरशिप। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें जिन चैलेंजेस का सामना है, इसमें इनको अदालतों के ऊपर और जिस तरह से पाकिस्तान की रियासती इदारों के ऊपर ये जहर उगल रहे हैं पीटीआई वाले, और हदायत ये बनी पीटीआई से लेते थे। अब कितने दिन हो गए हैं जब से मुलाकातें बंद हुई, आपने नोट किया बानी पीटीआई ट्वीट नहीं कर सके। तो पहले किधर से ये बयानिया बनता था? जेल के अंदर से ही बनता था, इन मुलाकातों के जरिए बनता था। बहरहाल हम दुआ गो है पाकिस्तान बेहतरी के साथ आगे बढ़े। अच्छा, सही है, आपका पॉइंट आ गया। अली गौर बलोच साहब, कुमैल साहब आपकी जानिब आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए इस वक्त टेंशन तो है दो फरीकैन के दरमियान, और प्राइमरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीटीआई आमने सामने हैं। तो जरदारी साहब वैसे ही मफामत के बादशाह समझे जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी इसमें कोई मफामत का किरदार अदा करने की क्यों नहीं कोशिश करती कि कोई टेंशन ईज हो, कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड हो और जरदारी साहब कोई अपनी जादू की छड़ी चलाएं? सर, जादू की छड़ी तो चलाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो आगे जो अंदर बैठा हुआ है उस पे किसी को यकीन नहीं। वो उस पे किसी को जादू असर यकीन नहीं नहीं। कर रहा जरदारी साहब का उन पे। नहीं नहीं, जादू हमारा असर कर लेगा। वो अंदर यकीन नहीं, कमिटमेंट होता है सर, पॉलिटिकल। जी। देखें, सियासत में रवादारी बड़ी चीज होती है, कमिटमेंट बड़ी चीज होती है। एंड अगर आप इस बात में वो इनिशिएटिव लें भी सही, तो अगले का तो आप समझ रहे हैं कि मतलब कोई कमिटमेंट कोई है नहीं। शाम को वो एक बात कहेंगे, रात को दूसरी बात कर देंगे, कोई उनको कान में आके कहेगा ये हो रहा है, वो उस पर पूरी स्पीच कर देंगे। सो मैंने वही अर्ज किया आपके पहले, इसके पहले उसमें, कि मेच्योरिटी जो है वो जब तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं दिखाएंगी, और अब ये टाइम आ गया है क्योंकि जिस तरह माहौल जेनजी, दूसरा माहौल, क्योंकि द यूथ, नौजवान, बच्चे, यंगस्टर्स, बच्चियां, ये सब हमें देख रहे हैं। और ये मतलब इस बात को बड़ा, जैसे ये बदतमीजी का कल्चर जो तहरीक इंसाफ के दौर में आया, वो देखें कितने साल हो गए, हम आज तक नहीं निकाल पा रहे। वो ऐसा कल्चर आ गया कि किसी एंकर की बेइज्जती करना, किसी पॉलिटिशियंस के साथ बदतमीजी करना, जिसने उनके खिलाफ शो कर दिया, जिसने उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दिया, वो कहीं बाहर कंट्री में मिल गया, उसको बदतमीजी करना, गालियां देना, इवन इन पाकिस्तान। सो अब ये कल्चर किसने डाला? ये कभी आपने नहीं देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले टाइम पे, बेनजीर साहिबा वाले टाइम पे, जरदारी साहब प्रेसिडेंट जब पहले दफा बने थे उस टाइम पे, गिलानी साहब के, या मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो एक रवादारी, एक इज्जत देना, एक मतलब आप अपनी मुखालफत भी रखें और आप अपना एक कॉरिडोर भी रखें कि जिसमें आप समझते हैं कि बातें सही हो सकती हैं। टेक एग्जांपल ऑफ मौलाना फजल रहमान साहब, उनके साथ कितनी बदतमीजी की इन्होंने, लेकिन आज देखें वो एक बड़े जीरक सियासतदान है। तो वो देखें आज भी उनका एक कॉरिडोर खुला हुआ है, नून लीग भी उनसे बात करती है, पीपल्स पार्टी भी उनके साथ बात करती है, ये जो जेल में बैठे हुए हैं ये भी उनके साथ बात करते हैं। तो ये जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी इस पॉलिटिकल पाकिस्तान के निजाम में, चीजें बेहतर नहीं होगी। और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार मौजूदा निजाम में हुकूमत का और जो जेल में बैठे हैं उनका है, कि इनको वो चीजें करनी है। अगर गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा मेच्योरिटी फील करना चाहिए जब आप समझते हैं कि आप हम गवर्नमेंट में हैं और कोई ऐसी नागवारा चीज या वो कोई ऐसे बयानात दे रहे हैं, तो उससे गवर्नमेंट्स को कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। जरूर जब स्टैब्लिशमेंट्स के खिलाफ ये कह रहे हैं, इदारों पे हमले करने की बात कर रहे हैं, तो वो एक गलत है, वो उनको देखना चाहिए। लेकिन अब ये एक मिलके काम होगा, लेकिन जादू की छड़ी जो है
वो ऐसी शख्सियतों पे कम का असर करती है, तो इसलिए हम उसमें वो अभी तक नहीं नहीं, चला। अभी तो चले जादू की छड़ी की बात भी है, लेकिन 28वीं तरमीम की बातें भी होती हैं, जिससे कहीं ये ना हो कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसी में कोई मसला आ जाए। अली गौर बलोच साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, पार्लिमान हर इदारे का काम है। देखें, आप एक चैनल पे बैठे हैं ना, आप सहाफत हैं, आप टॉक शोज करते हैं, तजिया कारी करते हैं, ये सारा चीजें आपकी जिस फील्ड में आप माशाल्लाह हैं, ये उसका तकाजा है। जी। अगर टीवी चैनल बना लिया जाए, न्यूज़ चैनल, और उस पर खबरें ही ना दी जाएं और उसके ऊपर टॉक शोज ही ना चले, तो फिर वो चैनल कैसे चलेगा? इसी तरह से पार्लिमान को समझे, पार्लिमान एक इदारा है कानून साजी का, उनका बिजनेस, उनका काम, और पहली प्रायोरिटी ये है कि हर वो कानून बनाया जाए या हर उस कानून में अमेंडमेंट की जाए जो जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो। और वहां पर पाकिस्तान के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, बिल्कुल। जाहिर है वो जो आईनी और कानूनी तरीका है उसके मुताबिक अगर उन्होंने कोई आइन में तरमीम की है, अगर कोई कानून साजी की है, तो ये तो सिर्फ वो लोग चीखे ज्यादा डालते हैं कि जो मतलब है कि उस चीज से इख्तलाफ रखते हैं। उनको ये है कि इनके किए हुए इक़दाम से, इनकी की हुई कानून साजी से पाकिस्तान में अमन हो रहा है, पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान जो है वो खारजी महाज पर कामयाबियां हासिल कर रहा है, पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं वो पूरी दुनिया में, जहां हमें इंडिया के मुकाबले में अल्लाह ताला ने अपने फजल करम के साथ जो है वो फतह दी, आज हम अफगानिस्तान के साथ नबज़ आजमा है, कल को इस वक्त पूरी दुनिया में एक जंगी सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि किसी शरारत पसंद आदमी को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो बाहर आए और इंतशार फैलाए। जहां तक राइट। मुज़ाकरात की बात है, तो पीएम साहब ने खुद ऑफर की थी, उन्होंने कहा है कि आए, आकर बैठे, बातचीत करें, अगर कोई बात ये पॉजिटिव करेंगे तो वो उनका पॉजिटिव जवाब दें। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का। अली गौर बलोच मौजूद थे और सैयद कुमैल हैदर साहब। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में सूरत हाल कशीदा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जियोपॉलिटिकल सूरत हाल बहुत तेज़ी से बदल रही है, लेकिन इस सब के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पॉलिसी होने जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हवाले से अदालतों से क्या रिलीफ की उम्मीद जो लगाई जा रही है, ये रिलीफ मिलता हुआ नजर आ भी रहा है या नहीं? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब ने। हामिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल स्ट्रैटेजी क्या है और क्या कोई रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, लीगल स्ट्रेटजी तो वाज़ेह है, हम तो अपना केस कानून और आइन के मुताबिक लड़ेंगे और हमारे वकील तैयारी में हैं। लेकिन आया ये अदालतें जो कि 26वीं 27वीं तरमीम के बाद बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुकी हैं, क्या इनसे रिलीफ मिलता है कि नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन्होंने एक और भी जो कोशिश की है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त्म कर दें, उसकी जगह एक जो है अपने जो पपेट्स की एक कोर्ट बनाई है जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं, उधर भेज के अपने मर्जी के फैसले करवा लें। अगर कोई हाई कोर्ट रिलीफ भी इनको दे तो हम उधर से वो सेटिसाइड करा लेंगे। इस वक्त जिस कदर पाकिस्तान की तारीख में शर्मनाक सूरत हाल है अदालतों की, वो कभी पहले नहीं हुई थी, बदतरीन वक्तों में भी नहीं हुई थी जो आज हालत कर दी इन्होंने ये 2 तरमीम के बाद। यानी कोई सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, 2 एपेक्स कोर्ट्स बना दिए आमने सामने लड़ाने के लिए, जहां से हमें जो फायदा होता हम उधर ले जाएंगे, उससे केस का फैसला करवा देंगे। मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा हौलनाक दौर मैंने कम अज़ कम अदालतों के हवाले से नहीं देखा।
राइट अच्छा, इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि अदालतों से तो रिलीफ मिलने की उस तरह से उम्मीद नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि अब आगे की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? इसमें क्या स्ट्रीट मूवमेंट जो बात हो रही है कि ईद के बाद सड़कें गर्म कर दी जाएंगी, और फिर ऑब्वियसली एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बड़ी तेज़ी से बदल रही है, तो उसे भी इक्वेशन में डालना होगा, क्या मुल्क उसका मुतहम्मिल हो सकता है, ये भी देखना होगा। तो आपको क्या लगता है कि अब व्हाट्स नेक्स्ट और होना क्या चाहिए? देखिए, होना तो चाहिए, सीधे सादी बात है कि जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक फैसले होने चाहिए, और जो झूठे मुकदमात बनाए हुए हैं वो वापस होने चाहिए, और जो झूठे मुकदमात पेंडिंग हैं उनके फैसले होने चाहिए। लेकिन और फैसले भी उन जजेस से होने चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट जजेस हों या कोर्टें हों। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट है मेन, वहाँ पर एक डोगर नामी एक चीफ जस्टिस उठा दिया है, यहाँ से स्मगल करके लेके गए हैं लाहौर हाई कोर्ट से। कभी नहीं सुना पाकिस्तान की 75 तारीख में कभी एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नहीं ले जाया जाता रहा, पहली दफा ये काम हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैं खराबी आज देख रहा हूँ मैंने अपने 60 साल की वकालत में कभी नहीं देखी। इस तरह से हालात हुए हैं खराब कि हम कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई इवन मिलिट्री डिक्टेटर भी ये काम करेगा कि अदालतों को तकसीम कर देगा, सुप्रीम कोर्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा, हाई कोर्ट को बेबस कर देगा, उनको एक तहसीलदार बना देगा कि जब चाहे हम एक हाई कोर्ट के जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इन्होंने खौफजदा किए हुए हैं हाई कोर्ट के जजेस, जहां तक मेरी इत्तला है, उनको कहा कि अगर तुमने कोई इंडिपेंडेंट फैसले करने की कोशिश की तो तुम्हें बलूचिस्तान के किसी बेंच पे भेज देंगे, या तुम्हें फलां जगह भेज देंगे। ये तो इस वक्त कोई माहौल ही नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको लगता है कि स्ट्रीट मूवमेंट के जरिए कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए पीटीआई को ताकि प्रेशर बिल्ड हो? देखिए, बात यह है कि उस पर भी तो बहुत जुल्म हो रहा है। पंजाब में पहले से लोग उठा लिए जाते हैं। आपके सामने है पिछले 26 नवंबर 2024 का वाकया। ऐसा जुल्म पाकिस्तान में पहले नहीं मैंने कभी होते देखा था। यानी इस तरह खुल्लम खुला जुल्म ये इस वक्त कर रहे हैं और हो रहा है। जिस तरह लोगों को उठा के अरसे दराज से गायब कर दिया जाता है, जिस तरह 3-3 साल से लोगों को बंद रखा हुआ है, उनके ट्रायल नहीं हो रहा है, या जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो तो कहने को कुछ भी नहीं कर सकती ना, जब तक पीछे से हुक्म नहीं आता वो फैसला नहीं कर सकती। बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर बात हो रही है, वो ये है कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से, या चले सिस्टम कह लें, निज़ाम कह लें, उसकी तरफ से रिलीफ तो नहीं मिल रहा, और स्पेस भी अपनी बनानी होगी, उसके लिए इम्पैक्ट क्रिएट करना होगा। लेकिन वो इम्पैक्ट किस तरह से क्रिएट होगा अगर आपसी इख्तलाफात हर दूसरे दिन पब्लिक में आएंगे, धड़ेबंदियों की बात होगी, और कोई बात करेगा, कोई एक दूसरे के खिलाफ ही ओवर एम्बिशियस है क्या इशू इस वक्त पीटीआई का इंटरनल, कि एक चीज़ पे कभी हम देखते हैं कि इख्तलाफ ही आ जाता है? जो असल हमारा लीडर है उसको उन्होंने बंद किया हुआ है बिल्कुल नाजायज केसेस में। उसके अलावा जो सेकंड टियर लीडरशिप है उसको भी बंद किया हुआ लाहौर में। अब देखो ना, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है, वो भी बंद है। इसी तरह पंजाब की सदर है यास्मीन राशिद, वो अंदर है। जुल्म है, ज्यादती है उसके बुढ़ापे में जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसी तरह और हमारे जो लाहौर में कुछ बंद है, कुछ वहाँ बंद है। तो बाकी जो बच गए हैं उनकी लड़ाई करवाते हैं, या अगर कोई आपस में कोई इख्तलाफ होता है उसको उछालते हैं। ये जो सोशल मीडिया है पूरी तरह उनके कब्जे में है, और वो कहते हैं कि ये तो अंदर से बड़े डिवाइड हुए हैं ताकि लोग इनसे नाउमीद हो जाएं। तो हालांकि इतनी बात नहीं, इतने कोई डिफरेंसेस नहीं है। मौजूदा भी जो क़यादत है ठीक है, वो निस्बतन कमज़ोर है क्योंकि असल लीडर जो है वो पाबंद सलासल है। लेकिन इनके अंदर जो इख्तलाफात हर पार्टी के अंदर लीडरशिप के अंदर थोड़े बहुत होते हैं, जेन्युइन भी हो सकते हैं, उसको उछाला जाता है और बढ़ा के पेश किया जाता है ताकि मजीद लोगों में ये एक तासुर फैले कि ये आपस में बुरी तरह से तकसीम हो चुके हैं, जो कि सही बात नहीं है। राइट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ ये है, ज़रा मुल्की हालात की बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो बड़ा इजाफा हुआ, अलबत्ता इसमें हमने देखा कि ये वो पेट्रोल है जो महंगा तो बेचा जा रहा है, लेकिन ये वही है जो नॉर्मल रेट पे हुकूमत ने ख़रीदा, और अब इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। सख्त फैसलों के तनाजुर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आवाम का ही कोई पुरसाने हाल ना हो, क्योंकि जहाज़ भी ख़रीदे जा रहे हैं,
उनके ऊपर ख़र्चा भी हो रहा है, पायलट्स की तनख्वाहें भी जा रही हैं, लेकिन पेट्रोल जो है वो पहले ही महंगा कर दिया, इससे पहले कि आलमी मंडी में महंगा होता। देखिए ना, इसके दो हिस्से हैं। एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी पुराना जो पेट्रोल है वो पुरानी कीमतों पे खरीदा हुआ है, जो कि अभी लोग ले रहे हैं। इन्होंने एक दो दिन पहले गालिबन ये जो वजीर खजाना है, उन्होंने कहा था कि नहीं, कोई घबराने की बात नहीं, हमारे पास 1 महीने से ज्यादा का स्टॉक पड़ा है। एक तरफ से ये बात, अगले दिन पता चला कि 55 रुपए फी लीटर बढ़ गया है। यानी आप एक दिन एक बात करते हैं, अगले दिन दूसरी बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने खुद जो मौजूदा हुकूमत है, उनके करप्शन पे बड़े इल्जामात हैं। इन्होंने किसी खास लोगों के साथ मिलके एकदम इतनी बड़ा जंप दे के अरबों रुपए का फायदा पहुंचा दिया कुछ लोगों को, जो कि पहले से पेट्रोल सस्ती कीमत पे खरीद चुके थे। तो ये तो जानते बूझते हुए एक बड़ा ही गलत कदम उठाया है, एकदम कीमतें बढ़ाने का, और अवाम को एक सजा दी गई है। क्योंकि मुल्क में और तो रास्ता ही कोई नहीं, अब लोगों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पहले नहीं है शहरों में। अब वो बेचारे या गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिलें हैं, उनकी पेट्रोल इतना बढ़ा दिया। दूसरा जो सबसे बड़ी ज्यादती है, अभी तक कोई बात सामने नहीं आई। वजीरों को, जर्नैलों को, जजेस को, ब्यूरोक्रेट्स को, उनको जो आपने 400 लीटर महीने के मुफ्त दिए हुए हैं, उनको वापस लें उनसे। वो तो फिर भी वेल टू डू लोग हैं, जजेस की तनख्वाहें लेते हैं, उनको 300-400 लीटर मुफ्त देने की क्या तुक है? जर्नैल कितने बड़ी बड़ी तनख्वाहें और कितने मरात लेते हैं? इसी तरह से जो सीनियर ब्यूरोक्रेट है वो कितने करते हैं? ये जो अपने आप को वजीर कहते हैं वो कितनी मरात हासिल कर रहे हैं? तो फिर इनको मुफ्त का पेट्रोल क्यों मिल रहा है? किस तरह से? जबकि गरीब आदमी बेचारा अपने मोटरसाइकिल में 350 रुपए लीटर पेट्रोल डलवा रहा है और आप मुफ्त के एंजॉय कर रहे हैं। एक किसी वजीर ने अभी तक बयान नहीं दिया, एक किसी जज ने ये बात नहीं की, एक जर्नैल ने बात नहीं की, एक ब्यूरोक्रेट ने बात नहीं की, जी मैं इन हालात में कोई फ्री पेट्रोल नहीं लूंगा, मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा, जिस तरह कौम कर रही है। यही तो बात है। जो एलीट है हमारी, वो तो समझती है कि उसको हर चीज लेने का हक हासिल है। जो आम आदमी है, सारी मुश्किलात उसी के गले डाल देनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, चूँकि देखें महंगाई भी बढ़ रही है, लोग भी देख रहे हैं और अपोजिशन का किरदार पीटीआई ने अदा करना है, तो ईद के बाद एक जानिब रिहाई अमन फोर्स की बात भी हो रही है, बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसे अब सड़कें गर्म करने की तरफ ईद के बाद चले जाना चाहिए? किसकी तरफ? सड़कें गर्म करने की जो बात हो रही है। देखिए, वो तो देखेंगे हालात सामने क्या आते हैं, कैसे आते हैं। बाज़ औक़ात मुल्की हालात भी देखने पड़ते हैं, और अभी पता नहीं कि लोग बेचारे पहले ही बड़ी बुरी तरह दबे हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये पार्टी फैसला करेगी ईद के बाद कि हमने क्या मुनासिब इक़दाम लेने हैं। लेकिन कहीं तो किसी को शर्म कर लेनी चाहिए ना। मैंने जो अभी आपको बताया कि कम से कम रिलीफ आम आदमी को तो दें कुछ। दूसरी बात, ये जो सख्ती है जो इस तरह से लोगों पर हो रही है, जिस तरह से आपने लोगों को जो है खबरें सब किस्म की रोक दी गई हैं, ब्लैकआउट कर दिया गया है। जब सारे हमारी जो हम लोग मसलन वकला मिसाल के तौर पर और जो पीटीआई, हम लोग जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज देते हैं वो किसी अखबार में नहीं छप सकती, वो किसी रेगुलर टीवी जो है वो चैनल पे नहीं आती। तो इस किस्म का ब्रेकआउट किया हुआ है, हम कोई बात सच की कह ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग जाली किस्म के इस मुल्क पर मुसल्लत किए हुए हैं, उनकी तस्वीरें छपती हैं रोज़। वो अरबों खरबों रुपए के जहाज खरीद रहे हैं अपने मकासद के लिए, गाड़ियां इंपोर्ट हुई हैं सरकारी अफसरों को देने के लिए और मिनिस्टर्स को देने के लिए अरबों रुपए की, जबकि हम इस वक्त बड़े डेफिसिट में जा रहे हैं। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी डेफिसिट में है, और लोग बेचारे जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं वो इस वक्त उस हालात में है कि उनसे शायद रेमिटेंसेस भी ना आ सकें। तो ये जो हमारी रूलिंग क्लास है, इसको तो एहसास ही कोई नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है और आम पाकिस्तानी किस मुश्किल में गिरफ्तार है।
एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन के साथ मखदूम शहाब को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।